नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे सीपीयू 2025 के मैथ के 40 प्लस सवाल। देखो, ज़्यादा नहीं निकले क्योंकि आसान पेपर था। आसान नहीं होता तो 48 नंबर आए हैं, वो भी टाइम सेक्शन डिवाइड होने के बाद 50 नंबर आए हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए पेपर आसान था। जो भी कुछ अच्छा पूछा गया वो क्या पूछा गया, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी ज़्यादा फोकस किया गया प्रिज्म एंड पिरामिड पर। तो ये चीज़ें ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है, और वो भी नॉर्मल फार्मूले। इस पे बेस्ड प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनी है जिसमें फार्मूले वगैरह ज़्यादा आपको रटने नहीं पड़ेंगे और बहुत अच्छे लेवल के सवाल करवाए गए हैं। तो एसएससी बेस्ट क्वेश्चन करके या फिर एसएससी न्यू कॉन्सेप्ट करके प्लेलिस्ट बनी है, उसमें देख लेना तो वो मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, बस कैलकुलेशन पर कमांड होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी खासी है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और अगर हाँ कंप्लीट करते हो तो डन जरूर लिख देना, वीडियो देखने के बाद जरूर लिखा करो इसको। बाकी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा इतने इतने शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो देखो, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक फंडा लगाते हैं। इसमें कोई भी एक वर्टिसेस क्या कर लेंगे, हम जीरो कर लेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ से एक घटा दें, दो घटा दें, तो इसमें से भी एक घटाएंगे, इसमें से भी दो, इसमें से एक, इसमें से दो, तो ये तो 0,0 हो गया। इधर 5 से 1 गया 4, 8 से 2 गया तो 6 हो गया। इधर करेंगे तो 10 से 1 गया तो 9 हो गया, 3 से 2 गया तो 1 हो गया। अब दूर दूर वाले का गुणा करते हैं, पास पास वाले का गुणा करते हैं। 9 छक्का 54 हो गया, बटे में हम कर देते हैं 2, यानी कि 50 बटे में 2 का मतलब, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखो मॉड लगा लो, कभी भी ये माइनस में नहीं हो सकता एरिया। तो ये डायरेक्ट करने का तरीका था। अगला सवाल, दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता क्रमशः इतने इतने के अनुपात में मौजूद है। यदि दोनों धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर मिलाया जाए तो अंतिम मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या है। अब देखो, यहाँ पर वो मिला किसको रहा है, समान मात्रा को। यानी कि हमें ये दोनों बराबर करने पड़ेंगे, यानी कि ये 5 है ये 8 है, तो इसमें 8 का गुणा कर दें, इसमें 5 का गुणा, ये दोनों बराबर हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब निकाल लेते भाई, इसमें 8 का गुणा तो 24 हो गया, 5 का गुणा इसमें 25 हो गया, तो 5 4 9 हो गया, और 2 2 4 हो गया। इधर करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, और इधर 5 तियां 15 हो गया, ये कितना हो गया, 31। खत्म। अगला सवाल, एक समलंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है और इसकी भुजा की लंबाई 12, तिर्यक ऊंचाई इतनी, इसका आयतन। देखो, पिरामिड पर हमें पहुंचना है, तो पिरामिड के लिए हमें किस पे जाना पड़ता, कोन पर। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कोन में पाई आर स्क्वायर होता क्या है, एरिया ऑफ बेस, यानी कि 1/3 आधार का क्षेत्रफल इनटू में हाइट हो गया। यानी कि यहाँ पर हमें स्लाइंट हाइट निकालने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हाइट निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जिस फर्श पे आप बैठे हो ना पैर रख के, उसी को मान लेते हैं ये स्क्वायर है। एक पंखा लगा होगा सेंटर में, अब ये कोई नहीं बोलेगा हम जिस कमरे में बैठे हैं उसमें सेंटर में नहीं है। मानो भाई नहीं है तो या तो खुड़वा के लगवा दो उसको सेंटर में। तो अब यहाँ पर एक सेंटर होगा, इससे इसको मिलाएंगे, ये हाइट का काम जिसको हमें निकालना है। ये हमारे पास हो जाएगा, ये सेंटर पे मिला देंगे साइड की, ये साइड का आधा। ये अगर इसको हमने मिला दिया, ये हमारे पास स्लाइंट हाइट का काम करेगा। तो बस खत्म हो गया सवाल। ये 8 दिया गया था, ये 12 का आधा यानी कि 6 हो गया। इसको अगर निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी कि 8 6 14, 8 से 6 गया तो 2 हो जाएगा, तो ये 2√7 आ गया। बस अब कैलकुलेशन है इसमें, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल का मतलब 12 गुणे में 12 हो गया, इनटू में 2√7 हो गया, तो 3 चौकू 12 हो गया, 4 दूनी 8, 12 अट्ठे 96, गुणे में √7 हो गया। अब देखो, अगर हम यहाँ पर ये मान लेते ये 2 का है या फिर 3, इन्हीं के बीच में है। अगर 2 छक्के 12 हो गया, 2 ने में 18 और 1 19, 192 हो गया। 3 का करते 3 छक 18, 3 ने 27 और 1 28 हो गया, यानी कि 288 से तो कम आएगा। खत्म। 192 से ज्यादा आता, 288 से कम आता, क्योंकि इससे छोटा आएगा इसका और इससे बड़ा आता। खत्म। अगला सवाल, कह रहा है एक बर्तन में 120 लीटर दूध और पानी का घोल है जिसमें 3:2 के अनुपात है। ठीक है, अगर इस घोल में से 24 लीटर निकालकर शुद्ध दूध डाल दिया जाए तो उस दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। देखो, अब इसमें कुछ निकाला गया, उसके बाद दूध मिलाया गया, यानी कि अगर हम मिल्क पर काम करेंगे ना तो बाद में मिल्क जोड़ना भी पड़ेगा। तो हम केवल पानी पर यानी कि वाटर पर काम कर लें,
तो सबसे पहले 3:2 यानी कि 5 की वैल्यू हमें कितनी दी थी 120, तो 2 बराबर निकालेंगे, ये 24 पंजे 120, 24 दूनी 48, ये क्या आया पानी आया। अब जो 24 भाग था ना ये जो निकाला गया इसमें भी सेम रेशियो होगा, यानी कि ये 5 बराबर कितना हो गया 24 हो गया, और इसमें से पानी कितना निकला है तो 2 बराबर, यानी कि 24 दूनी 48 बटे में 5, या फिर यहां पर हम लिख सकते हैं 5 ने 45, 5 छक्का 30, इतना पानी निकला है। यानी कि स्टार्टिंग में जो पानी था वो हमारे पास 48 था, उसमें से 9.6 ये निकल गया, तो बचा कितना 10 से 6 गया तो 4 हो गया, 17 से 9 गया तो 8 हो गया, इधर बचा 3, यानी कि इतना पानी बचा है। तो कहने का मतलब है इतना पानी बचा है, टोटल क्वांटिटी में कोई चेंज आया है, जितना पहले था उतना अभी है, यानी कि 120 पहले था और 120 बाद में, क्योंकि जितना निकाला गया उतना ही ऐड ऑन किया गया, यानी कि ये पानी है और ये टोटल है। अब इसको सिर्फ रेशियो बनाना है, यानी कि ये 0 इधर बढ़ा लो, फिर अगर देखें तो 4 तियां 12 हो गया, इधर करेंगे तो 4 ने 36, 4 छंग 24 हो गया, और 12 अट्ठे 96 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, यानी कि 8/25, जिसमें पानी कितना है 8 है, और ये टोटल था, यानी कि इसमें से 8 पानी रहा होगा, और मिल्क कितना रहा होगा 17, ये क्या आ गया ये मिल्क आ गया, बस। यानी कि यही हमसे पूछा था, मिल्क पहले लिखना था, यानी कि 17:8, ये आंसर आ गया। तो हमने किस पर काम किया, केवल पानी पर काम किया है, बाकी कुछ नहीं किया भाई। स्टार्टिंग में पानी इतना था, जो निकल रहा उसमें पानी इतना निकल गया, बचा कितना इतना पानी, यानी कि टोटल क्वांटिटी जो थी 120 उसमें से 38.4 पानी है। अगला सवाल कह रहा था इतनी इतनी भुजा वाला एक आयत और एक समचतुर्भुज, भुजा 8 सेंटीमीटर, न्यून कोण 60 डिग्री, एक 8 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश जुड़े हुए हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है आयत और समचतुर्भुज का। तो आयत का तो आप निकाल लेंगे, और समचतुर्भुज में देखो सभी साइडें पहले तो बराबर होती हैं, अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये ए है, ये ए है, तो ए इंटू में क्या हो गया साइन थीटा, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ए इंटू में ए मतलब 8 साइड थी, तो 8 गुणे में 8 हो गया, साइन 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो गया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, यानी कि 3 2 √3 रेशियो में 2, दोनों तरफ √3 का गुणा कर दोगे ऑटोमेटिक निकल आएगा। अगला सवाल, एक दुकानदार 200 टेबलेट इतने प्रति टेबलेट की दर से खरीदता है, वह परिवहन पर इतने और विज्ञापन पर इतने खर्च करता है, रास्ते में 15 टेबलेट खराब हो जाते हैं और उन्हें इतने % नुकसान पर बेच दिया जाता है, शेष टेबलेट 25% लाभ पर बेचे जाते हैं, उसका कुल शुद्ध लाभ या हानि क्या है। देखो हमने यहाँ पर 200 टेबलेट और एक का प्राइस 100 रुपये ये मान लिया, अगर इसे 40% लॉस होगा, 100 पर 40% का मतलब 40 लॉस हो गया, इस पर 25% अगर प्रॉफिट लेंगे तो 25 का प्रॉफिट हो गया, जो लॉस वाली चीज है उस पर 15 टेबलेट बेचे गए, यानी कि कुल मिलाकर हमें 600 का क्या हो गया ये लॉस हो गया, और ये बचे कितने 15 हमने बेच दिए, 185 बचे हुए हैं, 25 पंजे 125, 12 25 अट्ठे 200, 212, यानी कि यहाँ से हो गया 21, 25 से कम 25 20 45 एक 46, ये हो गया हमें प्रॉफिट 185 वाले पे। ओवरऑल अगर देखें प्रॉफिट कितना है तो 5 2 6 से 6 गया तो 0 हो गया और 4 हो गया, इतना हमें ओवरऑल प्रॉफिट बना जाकर लॉस वाला हटाकर। लेकिन ये कब हुआ जब हमने प्राइस को 100 रुपये माना, यानी कि एक वस्तु 100 रुपये की हमने खरीदी थी, लेकिन एक्चुअल में है कितना, एक का प्राइस 8,000 रुपये था, लेकिन 50,000 प्लस का 30,000 ये खर्चा किया है, और एक पर कितना खर्चा हुआ है यहाँ पर 200 से भाग करना होगा, तो 2 जीरो तो चले गए 8, यानी कि यहाँ पर 400 रुपये खर्चा हुआ। तो कुल मिलाकर परिवहन अरवहन जो भी एडवर्टाइजमेंट हुआ है सबको मिलाकर एक पड़ा जाकर हमें 8400 का। हमने यही चीज मान ली थी कितने 100 की, 100 बराबर में कितना हो गया 8400, और 4025 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हटा दो, यहाँ पर 14 छंग 84 कर लो, 6 का गुणा 6 पंजे 30 हो गया, 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, गुणे में 14, 0 14 पंजे 70, यहाँ से लगा 7, 14 21 हो गया, यहाँ से लगा 2, 14 चौको 56 और 2 58 हो गया, यहाँ से लगा 5, 14 दूनी 28 और 5 33 हो गया, ये हमारे पास आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई दो रेखाएं हैं लंबवत है, के का मान हमें बताना है,
सबसे पहले तो हमें इन रेखाओं को कंपेयर करना पड़ेगा y बराबर एम एक्स प्लस सी से, जहां पर अगर दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हैं और दोनों की स्लोप m1 और m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होता है। यहीं पर अगर पैरेलल बोल दे तो वो m1 इक्वल टू में m2 होगा। यहाँ पर m क्या डिनोट करता है, स्लोप। तो इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो 2x माइनस का 6 इक्वल टू में 3y, या फिर y इक्वल टू में 2/3x और माइनस का 6/3। इससे तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पर लिखेंगे तो y इक्वल टू में 4 माइनस का kx। तो इसको यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं इससे, x के साथ m2 ले लो इसको, माइनस का k, क्योंकि यहाँ पर सब पॉजिटिव है, यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इसको m1 ले लेते तो 2/3, इसमें आप पुट कर देते हैं तो m1 की वैल्यू 2/3 हो गई, इनटू में माइनस का k बराबर -1, कैंसिल आउट, k बराबर में 3/2। ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक वृत्त एक समकोण त्रिभुज के अंदर बना है जिसकी भुजाओं की लंबाई 5/12 है। दो भुजाओं और भुजाओं पर स्पर्श बिंदुओं की दो त्रिज्याओं द्वारा निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले तो ये हमने बना लिया त्रिभुज के अंदर एक वृत्त। अच्छा नहीं बना होगा ना, कोई बात नहीं, हंसना नहीं है। ये हो गया 5, ये हो गया 12, ये हो गया 13। अब अगर हम यहाँ पर देखें, वो ये कह रहा था दो भुजाओं और भुजाओं पर स्पर्श बिंदुओं की दो त्रिज्याओं द्वारा निर्मित चतुर्भुज। तो सबसे पहले तो दो भुजाएं यानी कि दो रेडियस तो ये हो गई हमारे पास, और दो भुजाएं ये हो गई, इनके ले रहे हैं। अब हमें इसी का एरिया बताना है। तो देखो सबसे पहले स्मॉल आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस का बी परपेंडिकुलर प्लस का 20 माइनस का हाइपोटेनस बाई में 2, यानी कि 5 प्लस का 12 माइनस का 13 बटे में 2, 12 5 17, 17 यानी कि 4 बटे में 2, यानी कि 2 रेडियस आ गई। तो ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, यानी कि एरिया हो जाएगा 4। ठीक है, उनको मिड पॉइंट मतलब ये पॉइंट बोलना चाहिए था, दो भुजाओं और भुजाओं को पर स्पर्श बिंदु। अच्छा स्पर्श बिंदु बोल दिए तो ठीक है, बिल्कुल। अगला करते हैं भाई, एक आयताकार समांतर चतुर्भुज की विमाओं का अनुपात इतना है, यदि इसका आयतन इतना है तो इसका सबसे छोटी विमा क्या है। तो सबसे पहले देखो ये क्यूब दिया गया यानी कि वॉल्यूम में काम कर रहा है। तो यहाँ पर 2 गुणे में 3 गुणे में 4 इंटू में एक्स क्यूब, हमने इसको सबको एक्स एक्स मान लिया गुणा करके, 7 6 8 हो गया। तो इधर करेंगे 3 दूनी 6, तो 6 कम 6 हो गया, बचा 1, 6 दूनी 12 हो गया, 6 48 हो गया। तो 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8 हो गया। अगर इसको लिखेंगे तो 8 चौक 32 यानी कि 2 क्यूब रूट 4 हो गया। ये बना जाकर हमारे पास। अगर इसमें हम सबसे छोटी भुजा देखें तो ये हमारे पास रहा होगा इंटू में 2, यानी कि 2x बराबर में 2 दूनी 4, ये बना जाकर। अब इसका फिर से होल क्यूब कर दें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 x की पावर 3, 4 चौकू 16 चौकू 64 गुणे में 4, यानी कि 4 चौकू 16, 4 छंग 24, 1 25 हो गया। यानी कि ऑप्शन में कुछ ना कुछ तो ऐसा दिया होगा कि जिसका होल क्यूब करने पर हम इसके पास पहुंचेंगे। तो ये तो 216 हो गया, ये 512 हो गया, ये 12 का क्यूब 1728 हो गया, और 16 का क्यूब 4096 हो गया। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, सबसे नजदीक कौन सा पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा। भाई हमने यहाँ पर सबसे छोटी भुजा निकाली, ये सबसे छोटी भुजा जो भी थी उसका हमने होल क्यूब कर दिया। होल क्यूब करने पर हमें इतना मिला। ऑप्शन में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसका होल क्यूब करने पर हम इसके पास पहुंचेंगे। भाई ये तो ज्यादा हो गया, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक आयताकार टैंक की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई इतने सेंटीमीटर, ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर, यदि टैंक को 20 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों से पूरी तरह ढकना है तो कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। हाँ देखो, हमें टोटल पूरा ढकना है तो सरफेस एरिया टोटल चाहिए, यानी कि 2LB प्लस का BH प्लस का HL, ये पूरा चाहिए। और इसके लिए हमें 20x20 की यानी कि ये हमको टाइल लगाने इतने एरिया की, और कितनी टाइलें लगेंगी, AN टाइलें। तो सबसे पहले तो देखो 1 मीटर को हम क्या लिख सकते थे, 100 सेंटीमीटर लिख सकते थे। तो 2 गुणे में 100 गुणे में 80 प्लस में 80 गुणे में 50 प्लस में 50 गुणे में 100 बराबर में हो गया 20 गुणे में 20 इंटू में n। तो 2 जीरो और 2 जीरो, 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये चले गए, 2 जीरो यहाँ से चले गए। इसके अलावा देखो यहाँ से अगर काटते हैं तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 2 बचा है, यानी कि इधर हो गया हमारे पास 25
इधर करेंगे तो 2 चौकू 8 हो गया, इधर 2 चौकू 8, तो ये 40 हो गया, इधर 5 चौकू 20 हो गया, इधर हमारे पास 25 हो गया। तो 40 20 60 20 80 और 5 85, यही हमारे पास आंसर। अगला सवाल, एक समलंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है, इसका आधार क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, पिरामिड की ऊंचाई क्या होगी। अब देखो जैसे ही हमें पिरामिड मिलता है हम कोण पर जाते हैं, ठीक है। अब कोण के पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कोण का क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब जहां इसमें अगर 2 का गुणा कर दें, 2 का भाग कर दें, तो 2 पाई आर क्या होता है शंकु में, कोण में, ये हो गया पेरीमीटर यानी कि आधार का परिमाप बटे में 2 इंटू में स्लाइंट हाइट, यही हमें निकालना था। अब अगर हम यहां पर देखेंगे आधार है कैसा, आधार वर्गाकार था, तो ए स्क्वायर बराबर में कितना दे दिया था 100, तो ए बराबर कितना आ गया 10। तो यहां पर हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू थी वो हमें दी थी 260। आधार का परिमाप 10 गुणे में 4 बटे में 2 इंटू में स्लाइंट हाइट बराबर में 260। तो यहां पर देखेंगे 0 से 0 चला गया यानी कि एल बराबर कितना आ गया 13 आ गया। अब आप देखो अभी आपको समझाया था ये वर्गाकार बना है, पंखा ऊपर चल रहा है, नीचे बेबी नहीं सो रहा है, नीचे आपके पैर रखे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हो इसी कमरे में। तो ये हमने मिला दिया, आपको बताया था ये सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये किसका काम कर रहा होगा, हाइट का। ये इसको मिलाएंगे तो ये a/2 और ये इसको मिला दिया तो ये स्लाइंट हाइट की तरह काम करेगा। अब हमें हाइट निकालनी थी तो आप देखो स्लाइंट हाइट 13 पता है, ये आपको निकालना है, ये 10 बटे 2 का आधा यानी कि 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 12 हो गया। जैसे ही ये 13 निकला था 5 12 13 आपके दिमाग में चलना चाहिए ट्रिपलेट। अगला सवाल, इसको देखो भाई, अगर हम इसको लिखना चाहें, देखो हम 56 प्लस का 0.75 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं या 57 माइनस का 0.25 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालना आसान है, 7 का स्क्वायर 49, हासिल लगा 4 हो गया। फिर 7 का 2 गुना 14, 14 पंजे 70, 70 और 4 74, हासिल लगा 7 हो गया। फिर 55 25, 25 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो ये 32 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो 57 लिखा, देखो ये ऐसे भी कर सकते हैं, चलो दूसरा तरीका भी बता देंगे। ये 7 का 7 में गुणा 49 कैरी 4, फिर इसका 2 गुना किया, इसीलिए इसी का 2 गुना कर रहे थे, 14 14 पंजे 70, 70 में 4 जोड़ा 74 हो गया, कैरी हो गया 7। फिर 55 25 किया, 25 में 7 जोड़ दिया तो 32 49। या फिर ये देखो 50 से 57 कितना ज्यादा है, 7, 7 का स्क्वायर 49, जितना 50 से 57 ज्यादा है उतना 25 से ज्यादा कर दो, यानी कि 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 49, प्लस में 25 का स्क्वायर 625, पॉइंट आ जाएगा 4 के बाद, माइनस में 2 इंटू में 0.25 इंटू में 57 हो गया, तो 25 दूनी 50, 0.5 बचा और 57, 5 सत्ते 35, 55 25 और 3 28 हो गया, पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद। यानी कि जो हमारे पास बना वो 32 49 प्लस का 0.0625 माइनस का ये हो गया। जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो इन दोनों को ही जोड़ ले पहले या फिर इन्हीं दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 32 49 0.0625 माइनस का 28.5 हो गया। ये तो बात फैक्ट हो गई कि ये तो आंसर नहीं होंगे माइनस वाले, प्लस में ही आएगा क्योंकि 32 49 आ गया, 32 20 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 6। अच्छा क्या कर रहा हूँ मैं घटाना है ना, मैं फिर से दोबारा उसी को लिखने लगा, कोई बात नहीं। यहाँ से हमने देखा तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, 10 से 5 गया तो 5, इधर 8, 8 से 8 गया तो 0 हो गया, इधर 3 से 2 गया, सॉरी 4 से 2 गया तो 2 हो गया, 2 हो गया 3। अब देखो 32 20 से 32 20 ही जाएगा, पॉइंट तो यहाँ पर लगा दो, माइनस का 32 20 था बस, तो यानी कि 0.5625। अगला सवाल, एक रेखा बिंदु इतने इतने से होकर गुजरती है और रेखा इतने इतने के लंबवत है, इसका समीकरण क्या है। सबसे पहले तो देखो इतने से होकर गुजरती है तो वो इसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि y बराबर -1, x की जगह 2 रखा, माइनस का 6, तो ये देखो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। दूसरे ऑप्शन में रखा y बराबर -1, 3 बटे में 2 इंटू में 2 और माइनस का 6 कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसमें रखा y इक्वल टू -1, 5 बटे में 2, x की वैल्यू 2 और माइनस का 6, तो 2 से 2, ये सेटिस्फाइड कर गया। देखो इसमें रखेंगे y की जगह पे हम -1, 5 बटे में 2 इंटू में 2 और माइनस में 2, इधर देखोगे ये 3, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, आंसर आ गया।
दूसरी चीज ये है कि अगर इस रेखा की स्लोप देखोगे y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके, तो m बराबर कितना आ रहा था, माइनस का 2/5। अब जब परपेंडिकुलर हैं तो आपको अभी बताया m1 इंटू एम टू बराबर में क्या होगा, -1। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू दे दी थी ये, और यानी कि 5/2, और वो भी प्लस का आना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो केवल इसी के साथ लिखा था, अच्छा इसके भी साथ था, तो यही दो ऑप्शन हमें चेक करने थे, इन्हीं दोनों में से एक आंसर मिल जाता। अगला सवाल, एक बेलन आधा तरल से भरा है, यदि त्रिज्या दोगुनी और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो प्रतिशत के हिसाब से नई भरी हुई गहराई क्या है। देखो रेडियस हाइट, रेडियस दोगुनी हो रही है, हाइट आधी हो रही है। तो पहले अगर वॉल्यूम देखते तो कितना था, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, ये भरा हुआ था, लेकिन उसने कहा आधा तरल भरा, यानी कि पूरा जो भी वॉल्यूम था उसका आधा भाग भरा हुआ है, यानी कि एक्चुअल में ये था। अब ये क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना पहले ही भरा था, इतना ही अभी भी भरा हुआ है, लेकिन उसने क्या किया है कि रेडियस को दोगुना कर दिया, हाइट को आधा, यानी कि इसके हिसाब से ये वॉल्यूम आया, और इसके हिसाब से अगर वॉल्यूम लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू में एच हो गया। यानी कि अब ये जो टोटल वॉल्यूम है ना वो इतना हो गया है, और जो पहले पानी भरा हुआ था ना वो इतना था। कहने का मतलब है पाई पानी भरा हुआ था वो अभी भी भरा हुआ है, लेकिन टोटल वॉल्यूम अब चेंज हो गया। टोटल वॉल्यूम में से देखेंगे भरा हुआ कितना आ जाएगा, गुणे में 100, यानी कैंसिल आउट, यानी कि 25%। अगला सवाल, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म की भुजाएं इतनी इतनी हैं, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रिज्म मिला है, प्रिज्म मिलता है जैसे ही हमें किस पर जाना होता है, सिलेंडर पर। सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH। 2πR क्या होता है सिलेंडर में, नीचे सर्किल होता है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परमाप, इनटू में हाइट। तो आधार का परमाप 5 प्लस का 6 प्लस का 7, और हाइट कितनी है 8, यानी कि 8 का मल्टीपल आना है, वो भी चेक कर सकते हो। अदरवाइज 6 5 11 और 7 18 8 144। अगला सवाल, कह रहा था एक पीतल के अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास इतना है, यानी कि रेडियस 2 पंजे 10 हो गया। क्या किया मैंने, सही किया ना, ठीक है। यदि आंतरिक सतह टिन प्लेटिंग की लागत इतनी वर्ग सेंटीमीटर है, तो कटोरे के अंदर की सतह का प्लेटिंग, बहुत आसान है भाई, ये अंदर का है ना, केवल इतना ही करना है। पूरे गोले का 4πR², आधे का 2πR² होता है, तो इसी में वैल्यू रखनी थी, यानी कि 2 गुणे में 22/7, 5.25 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है भाई। अब देखो जिसके लास्ट में 5 हो उसको छोड़ो, इसे ऐसे कर लो, हम इसको राउंड ऑफ करके 5.2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 पंजे 20, 55 25 2 27 0 4, ये इसका होल स्क्वायर आ गया, 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 2 गुणे में 22/में ये 7 हो गया, क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दूर है तो हमारा काम बन जाएगा। तो इधर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे में 2, 2 दूनी 4 का गुणा, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 हो 2 10 हो गया, पॉइंट 2 के बाद गुणे में हो जाएगा 11, यानी कि 6 6 1 7 8 1 9, और 8 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया, पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद, बटे में हमारे पास 7 है, तो 1189.76 अपॉन में 7 इंटू में 15/100 हो जाएगा। 15/100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से चल रहा था। तो 5 तियां 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, अभी कट जाएगा, तो 2 से और काट लेते, 2 पंजे 10, पहले ही करना चाहिए था ये, 2 ने में 18 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16 और 2 तियां 6 हो गया, 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 3 चौकू 12 और 2 14, 3 नेम 27 1 28, 3 पंजे 15 2 17 बटे में 7, पॉइंट 2 के बाद और एक ये रहा 3 के बाद आ जाएगा, यानी कि ये हो गया। तो काटेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, बचा कितना 3, 7 पंजे 35 हो गया, तो 25 के समथिंग एक ही आंसर था। थोड़ा हमें यहाँ पर पहले यही करना था कि जैसे ये किया था तो ये 15/100 पहले ही लिख लेते तो थोड़ा और आसान हो जाता, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन थी अच्छी खासी। अगला करते हैं, एक घनाव को 12 बराबर घनाव में विभाजित करने के लिए न्यूनतम कितने कट लगाने होंगे। तो देखो जिस कमरे में बैठे हो ना उसके बारे में भी सोच लिया करो कभी कभी, वो बहुत काम की चीज है, आज भी कल भी परसों भी, हमेशा, कमरे के बिना काम नहीं चलता ना। अब देखो बराबर घन चाहिए,
अगर हमने एक छत पर गए ऊपर ऐसे कट लगा लिया तो देखो दो घन हमें बराबर मिल गए। हमने ऐसे एक और कट लगा लिया तो देखो एक ये घनाव बना, एक ये बना, एक ये बना, एक बना, कितने बन गए? चार बन गए। हमने 20 से एक कट लगा दिया, हमने एक 20 से कट लगा दिया तो कितने मिल गए हमको? चार ऊपर चार नीचे, आठ मिल गए। लेकिन हमें चाहिए कितने थे? 12। तो चार हो गए और चार बीच में निकल आएंगे, आठ और नीचे वाले चार, 12 हो गए। तो कितने कट लगाने पड़े? एक, दो, तीन, चार। ऊपर से दो लगाने पड़े, दो कट ये लगाने पड़े, तब हमको 12 बराबर घनाव मिलेगा। अगला सवाल, त्रिभुज के शीर्ष इतने हैं तो इसके परिकेंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? ये तो आसान हो गया भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है इसलिए आसान हो गया भाई। देखो 0, 0 इधर पहुंचेंगे तो 6, 0 हो गया, इधर पहुंचेंगे 0, 8 हो गया। अब परिकेंद्र कहाँ होता है? हाइपोटेनस पर होता है, सेंटर पे होगा, यानी कि ये क्या लिख गया? 0, 8। तो 0 + 6/2 हो गया, 8 + 0/2 हो गया, यही आ जाएगा। 2, 3, 6, 2, 4, 8। अगला सवाल, इसमें भाई केंद्रक पूछा था, ये तो आसान है, जोड़ दो बस। x बराबर क्या होता है? x1, x2 और x3। y में 3 होता है। y बराबर में क्या होता है? y1, y2, y3, y में 3। तो यहाँ पर भी 0, 6, 0 + 6 + 0 यानी कि 3। इधर 0 + 0 + 8 अच्छा 3 है, 3 है, 3 है। तो 3 दूनी 6, इधर 8/2। 8/2 का मतलब होता है 8/3 है भाई, क्या कर रहे हो? 3 है, 3 है भाई, 3। 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा, 3 × 6 = 18, 2.67। कह रहे हो अपना गलत कर रहे हो, हमारा दिमाग खा रहे हो। कोई नहीं। कह रहा था शीर्ष इतने इतने वाले त्रिभुज के लिए इसका लंब केंद्र कहाँ होगा, यानी कि आर्थो सेंटर। सबसे पहले देखो ये राइट एंगल वाले प्रॉपर्टी पे पूछा गया है। तो ये हो गया 5, 0 और 0, 10, यही तो पूछा है। और आर्थो सेंटर क्या होगा? ये खुद में सेल्फ होगा। सिंपल चीजें हैं भाई। देखो अगर लॉजिकली नहीं सोच पा रहे, चीजें नहीं पढ़ी, तो पढ़ लो, उनको कवर कर लो, अभी काफी टाइम है, अच्छे से हो जाएगा। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई इतने के अनुपात में है, इसका आयतन इतना है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसको 2x 5x मान लेते हैं, यानी कि अगर वॉल्यूम लिखेंगे तो πr² यानी कि 4x² इंटू में 5x इक्वल हो गया 2000। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 5×4 = 20, यानी कि ये हो गया हमारे पास 100। तो x³ बराबर में 100 हो गया। हमें निकालना है रेडियस यानी कि 2x का मान। अगर हम होल क्यूब कर दें तो हमें 8x³ यानी कि दोनों तरफ 8 का मान निकालना है, यानी कि ये हो गया हमारे पास 800। अब क्वेश्चन में ऐसा ना ऐसा कुछ रेडियस दी होगी जिसका होल क्यूब करने पर इसके पास हम पहुंचेंगे। तो अगर हम नॉर्मल यहाँ पर 7 का भी कर लेते हैं तो 343 बहुत कम है, 800 से। 9 का करते हैं तो 729, ये भी कम हो गया। अगर हम 10 का करते हैं तो 1000, ये पास में पहुंचा। ये अगर करते हैं तो यहाँ पर 1000 यानी कि 10 का क्यूब, यहाँ पर 11 का करेंगे ना तो 1331, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे नज़दीक यही है भाई। ये तो एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिया ना, तब भी इतना आएगा। अगर 9 का देखते तो 729 और 1000, इसके बीच में ही तो आंसर है, तो इसका मतलब यही रहा होगा। अगला करते हैं भाई। एक बेलन और एक अर्धगोलाकार ढक्कन से बने एक जार पर विचार करें। दोनों की त्रिज्याएं r समान है। यदि बेलन की ऊंचाई भी r है तो अर्धगोले के आयतन और जार के कुल आयतन का अनुपात क्या है? सबसे पहले देखो अर्धगोले की भी रेडियस क्या है? r है। तो 2/3 पाई r³ का मतलब हो गया r³। और कह रहा था जार यानी कि बेलनाकार, तो 1/3 नहीं, πr² इंटू में h। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2:3। अब हमसे पूछा क्या गया? देखो अर्धगोले का तो ये हो गया, ये केवल हो गया, यानी कि जो पूरा बना था कि जार, जार बना कैसे था? बेलनाकार और अर्धगोलाकार मिलकर, यानी कि अगर टोटल देखेंगे तो ये 5 था। तो हमसे अर्धगोलाकार और टोटल का पूछा गया था। अगला सवाल, केंद्र O वाले एक वृत्त में एक जीवा AB पर इस प्रकार खींची गई है कि A पर एक स्पर्श रेखा जीवा AB के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती। ठीक है, AOB का मान क्या है? ये हो गई जीवा AB, ऐसे लिख लो A और B। A पर एक स्पर्श रेखा A जीवा AB के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती, AOB। ये तो आसान हो गया। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको अगर बना लेते हैं तो ये एंगल क्या होगा?
ये एंगल 30 डिग्री होगा। 30 का 2 गुना 60 डिग्री। भाई ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आप लोगों ने। ये अगर थीटा है तो इसके जस्ट अपोजिट एंगल ये बराबर होता है। अगला सवाल, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में 30 सेंटीमीटर की गहराई तक दूध भरा है। यदि दूध में एक ठोस अर्धगोला डुबोया जाता है तो तरल का स्तर 9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। देखो, हमें ये पता है कि इसमें कहीं तक मिल्क भरा था, यानी कि मान लिया हमने यहाँ तक भरा था। ये था 30 सेंटीमीटर, जो कि एक्स्ट्रा जानकारी थी, इससे हमें कोई मतलब नहीं था। अब जब उसमें कुछ डुबोया गया गोला तो ये 9 सेंटीमीटर, यानी कि जितना ये उठा ना इतने वॉल्यूम के बराबर ही हो जाएगा। यानी कि इसका वॉल्यूम अगर लिखेंगे तो रेडियस 16 दी गई थी, यानी कि पाई 16 गुणे में 16 इंटू में 9 सेंटीमीटर हाइट हो गई, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, यानी कि ये आ गया। अब पाई से तो पाई चला गया, इधर करेंगे 2 अट्ठे 16 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 2 गुणे में 8 गुणे में 8 गुणे में 27 बराबर में आर क्यूब। हमें निकालना है रेडियस ही, तो हमें दोनों तरफ क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट से 27 का 3 बार, 8 का 2 बार, इस 8 का 2 बार और 2 बच गया, यानी कि ये आ जाएगा आर की आर आ जाएगी। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बना लेना ऑप्शन। अगला सवाल, एक शंकु और एक अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। शंकु और गोले यानी कि पाई आर एल बराबर में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस करा था, त्रिज्याएं भी समान है। त्रिज्याएं समान है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। ऊंचाई का अनुपात क्या है? उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? मतलब किसकी ऊंचाइयों का? हेमीस्फीयर उसका। चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले पाई से पाई काट दो, एक आर से आर चला गया, यानी कि एल अपॉन आर बराबर 2/1 आ गया। ठीक है, इसकी तो हाइट एक ही हो गई। अब अगर हम देखेंगे तो शंकु आधा बना लिया, ये अगर हमारे पास 2 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा? 2 दूनी 4 बनाना, यानी कि √3। ये हाइट आ गई, तो बस खत्म हो गया। यानी कि अगर शंकु की हाइट देखेंगे √3 और गोले की जो रेडियस है वही उसकी हाइट हो जाएगी अर्धगोले का, तो यही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, इस सवाल को देखो भाई। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाओ। इसको हम क्या लिख सकते थे? ये लिख सकते थे सेक स्क्वायर ए का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। सेम चीज इसको हम लिख सकते थे क्या? कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। इसका भी पढ़ा होगा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे, 1 प्लस का 10 की पावर 4a प्लस का 2 10 स्क्वायर ए हो गया। इसी तरीके से 1 प्लस का कॉट की पावर में 4a प्लस में 2 इंटू में कॉट स्क्वायर ए हो गया। ये तो बस फैक्ट है। बिल्कुल भाई। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 10 स्क्वायर, यानी कि ये और इसका मान आपको पता है। 2 हमने एक लिख लिया, 2 कॉमन लेकर 10 स्क्वायर है प्लस का कॉट स्क्वायर ए हो गया, और एक हो गया 10 की पावर में 4a प्लस में कॉट की पावर में 4a हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें, इसका तो मान आपको पता है कि 50 है। अब हमें स्क्वायर वाले का चाहिए, यानी कि एक बार और स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 है। अब इतना लिखना नहीं था आपको, यहीं पर स्टेप्स कटिंग हो जाती है। प्लस में 2 10 स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है बराबर में ये हो गया 2500। तो ये तो यहाँ पर देखो अपोजिट है, कैंसिल आउट, इधर आ जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर 4 है। इसकी अगर वैल्यू लिखें तो 2500 माइनस का 2 कर देंगे, यानी कि 24 48 क्या कर रहा हूँ 98 ये आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम लिख दें तो ये हो गया हमारे पास 24 98। तो 50 दूनी 100 और 102 प्लस का 24 98। 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1 0, हासिल लगा 1 5 1 6 2600 आंसर। अगला सवाल, एक वर्गाकार पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर और आधार भुजा 12 है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई देखो, पिरामिड की बात है। पिरामिड में जैसे हम पहुंचते हैं तो हमें कोण पर जाना पड़ता है। कोण का पर पाई आर एल होता है, 2 का गुणा 2 का भाग, यानी कि आधार का परिमाप पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में स्लाइड हाइट वटे में 2 दिया गया है। पार्श्व कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अगर देखोगे पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर। भाई आप अगर कोण में देखोगे तो ये क्या हो गया? लेटरल सरफेस एरिया। ये
बेस में सर्किल का टोटल हो गया ये। अगर हम इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर दें, जो चीज़ अभी हमने चेंज की थी, यानी कि आधार का परिमाप इनटू में स्लाइड हाइट अपॉन में 2 प्लस में एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल बराबर में दिया गया 576। अब आधार का क्षेत्रफल देखोगे कि आधार 12 सेंटीमीटर है, वो भी कैसा वर्गाकार है, तो ये तो हमारे पास कितना हो गया 144 हो गया। यानी कि आधार का परिमाप, यानी कि ऐसे लिख लो, इसको पूरा ए मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमें ए बराबर में 576 माइनस का 144, 7 से 4 गया तो 3, 5 से गया 4, 432 आंसर। अगला सवाल, एक लंब प्रिज्म का आधार षटकोणीय है जिसका क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई इतनी है, इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सवाल कैलकुलेटिव था, मतलब अच्छा खासा। आप देखो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल प्रिज्म है तो सिलेंडर पे जाना पड़ता है, यानी कि 2 पाई आर एच हो गया। 2 पाई आर सिलेंडर में क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, सिलेंडर में आधार का परिमाप हो गया, इनटू में हाइट हो गया। अब यहाँ पर देखो बेस कहता था षटकोणीय था, यानी कि इसको रेगुलर हेक्सागन मान के √3/4 a² ऐसे 6 ट्रायंगल बन रहे होंगे, तो ये दिया गया था 80। तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 हो गया, यानी कि a² बराबर में 160 बटे में 3√3। इसको 1.7 ले लो, यानी कि 17 तियाँ 51 हो गया, तो 1600 बटे में 51। अब यही तो कैलकुलेशन है। अगर हमने इसको डिवाइड किया तो ये 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 7 बचा, उतारा लिया हमने 0, फिर एक बार चला जाएगा, 10 से 1 गया तो 9, 6 से 5 गया 1 हो गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर से करोगे तो ये एक ही बार जाएगा। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करने के बाद लिखते, कलर कौन सा ले लिया, ये लेते हैं, तो ये आ जाता 31.1 आ जाता है। अब अगर हम इसको देखेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। अगर हम 5.5 का भी स्क्वायर करते हैं, भाई देखो इससे तो छोटा आना, इससे बड़ा आना, तो यहाँ पर 5.5 जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर 25, इसको एक एक्स्ट्रा से गुणा कर दो, तो इससे भी बड़ा आ रहा है, यानी कि लगभग 5.55 समथिंग बन रहा होगा ये लगभग 5.55 समथिंग होल स्क्वायर। ऑप्शन बहुत दूर है तो हमें ऑब्जर्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 5.55। आधार का परिमाप 6 भुजाएं होंगी, हेक्सागोनल है 12, 6 पंजे 30 हो गया, 6 पंजे 30 और 3 33 हो गया, 6 पंजे 30 और 3 33 हो गया, पॉइंट 2 के बाद इनटू में 12, तो 12 तियाँ 36 हो गया, हासिल लगा 3, और 12 तियाँ 36 और 3 39 हो गया, 12 तियाँ 36 3 39, यानी कि 399.6, यानी कि इसको हम देखेंगे तो ये 400 के आसपास है, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी लेकिन क्या करोगे, करना पड़ेगा भाई। अगला सवाल, एक खोखला गोलाकार खोल इतने ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व वाली धातु से बना है, यदि खोल की आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं इतनी और इतनी है तो खोल का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। ये भी कैलकुलेटिव है, गोलाकार है, यानी कि 4/3 पाई r³ माइनस का 8³ हमें वॉल्यूम निकालना था। अब 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये भी घन सेंटीमीटर 6 के हिसाब से खर्चा है, गुणा कर दो। किलोग्राम में पूछा गया तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा केजी में आ जाएगा। तो करते हैं, सबसे पहले तो पाई की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, कैलकुलेटिव तो होने वाला है, 3 दूनी 6 कर सकते थे, कोई नहीं, थोड़े बहुत से क्या ही होगा इसमें। ये कैलकुलेट सवाल इसीलिए ले गए हैं, बाकी तो बहुत आसान है, जो कुछ भी टफ हुआ है कैलकुलेशन की वजह से। पाई लिख लो, यानी कि 729, 512, 7 2 से 1 गया 1, 7 से 5 गया 2, इनटू में 8, इनटू में 3.14, अपॉन में 1000 है, वो तो चल ही रहा है। तो 8 का गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56, हासिल लगा 5, 8 एकम 8 और 5 13 हो गया, 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया, इनटू में 3.14 हो गया। अब इसको तो थोड़ा चेंज करके 3 कर लो, तो 3 छक 18 हो गया, 3 त्रिका 9 1 10, 17 तियाँ 51, 1 52 हो गया। अब यहाँ पर इतना ही किया है, अब 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि 52 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा क्योंकि हमने 0.14 जोड़ा। किसी को एग्जैक्ट करना हो तो ऐसे कर लेना, 3 प्लस का 0.14, तो यहाँ से भी आ जाएगा 3 का गुणा फिर 0.14 का, तो इससे थोड़ा ही सा ज़्यादा आएगा, आंसर लगा दो क्योंकि 1000 से भी डिवाइड भी करना है। अगला सवाल, एक घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग 64 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई इतनी है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा था सभी एजेस की। अब यहाँ पर देखो 4 आपकी हाइट होती है, 4 आपकी लंबाई होती है,
सभी चीज़ें आपके 4 4 होती हैं, यानी कि ये 64 दिया गया। तो ये बराबर में कितना हो जाएगा, L प्लस का B प्लस का H इक्वल टू में 16 हो जाएगा। तो ये हमें पता है लंबाई और चौड़ाई, यानी कि ये हमको 12 पता है। तो H बराबर में कितना आ गया, 4। अगला सवाल, एक त्रिकोणीय तंबू में दो समान त्रिकोणीय पार्श्व पैनल हैं जिनमें से प्रत्येक आधार इतना मीटर, ऊंचाई इतनी है। आवश्यक कपड़े में सिलाई और कटाई के लिए 10% अतिरिक्त सामग्री शामिल है। यदि कपड़े की लागत 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो दोनों पैनल के लिए उपयोग किए गए कपड़े की कुल लागत क्या है। आसान है ये तो सवाल। देखो आपने पढ़ा होगा 1/2 बेस इंटू में हाइट, बस खत्म हो गया सवाल यहीं पर। तो यहाँ पर 1/2, 6 × 5, ऐसे कितने पैनल थे, 2। कपड़ा 10% एक्स्ट्रा, यानी कि एरिया से इतना ज़्यादा और इतना का खर्चा, बस खत्म हो गया। 2 से 2 ये चला गया और ये डबल 0 चला गया। 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 गुणे में 110, यानी कि 6600। 11 देखते ही आपको आंसर लगाना था। अगला सवाल, एक बेलनाकार मोमबत्ती जिसकी रेडियस इतनी हाइट और हाइट इतनी है समान रूप से जलती है और हर 2 घंटे में इसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर कम हो जाती है। कितने घंटों में मोमबत्ती का 70% आयतन जल जाएगा। तो देखो 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर कम हो रही है, यानी कि पूरा वॉल्यूम खत्म हो जा रहा है 1 सेंटीमीटर का। पहले तो पूरा देख लेते हैं, बेलन का वॉल्यूम πr²h, पाई का मतलब हो गया 22/7, r², 3 × 3 इंटू में 10 हो गया। अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम देखते कि 1-2 घंटे में कितना वॉल्यूम हो रहा है, 1 सेंटीमीटर कम हो जा रही है, यानी कि πr²h देखते तो पाई के तो पाई रहने दो, r² का मतलब है 3 × 3 और हाइट 1, इतना खत्म हो रहा है। कहने का मतलब है 2 घंटे में इतना, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 3 × 9 पाई, ये खत्म हो रहा है 2 घंटे में। यहाँ पर भी ऐसे ही लिख लेते, ये 9 पाई इंटू में 10, यानी कि इतना जलने में उसे कितना टाइम लगेगा, यानी कि 2/9 पाई इंटू में 9 पाई इंटू में 10, यानी कि 20 घंटे लगते। यानी कि पूरी उसको जलने में, पूरा जलने में उसको 20 घंटे लगते, यानी कि जितना भी वॉल्यूम था। और उसे जलाना कितना है, 70% जलाना, तो 70% जलाने में उसको कितना लगता, 14। बस हमने यहाँ पर पूरा निकाल लिया था, पूरे में से देख लिया इसका 14, यानी कि 70% जलने में इतना टाइम लगे। भाई 100% जलने में 20 टाइम लग रहा है, 70% जलने में कितना, ऐसे देख लो। अगला सवाल, एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी, त्रिज्या ऊंचाई इतनी, यदि इसमें से एक शंकुआकार छिन्नक काटा जाए तो शीर्ष त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई समानुपातिक रूप से मापी गई है। छिन्नक की ऊंचाई बताइए। बहुत आसान है, जैसे देखो ये था हमारे पास, यहाँ से इसको कहीं से काटा गया है, 6 सेंटीमीटर हाइट थी, यानी कि एक शंकु था, 6 सेंटीमीटर रेडियस थी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब ऊपर से काटा गया है तो शीर्ष त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, जब यहाँ से कटा तो इसकी 3 सेंटीमीटर आ गई। हमसे पूछा है ऊंचाई का अनुपात बताना है। देखो अगर हम इसकी पूरी हाइट की बात करते, पूरी हाइट, तो देखो यहाँ पर रेडियस हमारे पास 6 और स्लैंट हाइट 10, आधा शंकु अगर हम बना लेते तो ये 10, ये 6, ये कितना आ जाता, 8। तो पूरी हाइट हमारे पास 8 है। और आपको पता है ये किसका कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, सिमिलरिटी का, क्योंकि देखो ये इसके बराबर है, पैरेलल लाइनें हो जाती हैं, और ये 90-90 हो जाएगा और ये एंगल कॉमन हो जाएगा, छोटे बड़े ट्रायंगल। यानी कि अगर हम भुजाओं में देखें रेशियो तो 3/6, और हाइट में रेशियो देखेंगे तो h1/8। भाई पूरी रेडियस पूरी हाइट, तो 3 दूनी 6, 2 चौकू 8, यानी कि h1 = 4 आ गया। अब ये 4 आई किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू आई है। इसका मतलब इसकी हाइट कितनी रही होगी, 4 सेंटीमीटर। क्यों इतनी रही होगी, क्योंकि पूरे की 8 थी, ऊपर वाले की 4, यानी कि हाफ हाफ रही होगी। अगला सवाल, एक वर्गाकार बगीचा चारों ओर से 1 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है। अकेले रास्ते का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, बगीचे की भुजा की लंबाई क्या है। देखो वर्गाकार बगीचा था, अब वो ये कह रहा है 1 मीटर रास्ते से घिरा हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर ये 1 है, इधर 1, इधर 1, ये जुड़ गया। हमें ये चीज पता है कि रास्ते का क्षेत्रफल इतना है, यानी कि अगर हम पूरा a+2, पूरी साइड कितनी हो जाएगी, a+2 हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर माइनस में स्क्वायर का अंदर वाले का स्क्वायर का अगर माइनस कर देंगे तो ये हमें 36 मिल जाएगा।
अब चाहो तो ऑप्शन से कर लो, चाहो तो ऑप्शन से कर लो, अदरवाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे काटेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और 2a 18 से 2 गया तो 16, ए बराबर कितना आ गया 8 आ गया। बगीचे की भुजा पूछी गई थी 8 सेंटीमीटर, एक ऑप्शन यहाँ पर लिख लो 8 मीटर सॉरी। अगला सवाल, एक लोहे के त्रिभुज का आधार इतना सेंटीमीटर, ऊंचाई इतनी, यदि घनत्व इतना ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो इसका द्रव्यमान क्या है। अब देखो द्रव्यमान अगर देखेंगे वॉल्यूम की बात हो रही, वॉल्यूम में बात क्या होती है, जैसे एरिया के साथ अगर हम हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम बन जाता है। जैसे अगर पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं तो यही तो चीज होती है, सभी में यही होती है, बाकी जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट रहते हैं वो अलग बात है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो जो त्रिभुज का एरिया है वो 1/2, 12 गुणे में 8, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मोटाई है, यानी कि त्रिभुजाकार कोई प्लेट है उसकी थिकनेस जो है वो 1 है, वो हाइट की तरह हमारे पास काम करेगी, मोटाई जो उसकी, ठीक है। अब इसका द्रव्यमान यानी कि घनत्व 7.8, और यही हमें आंसर मिल जाएगा, चेंज कुछ करना नहीं है। तो 2 चौकू 8 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, हासिल लगा 3, 4 सत्ते 28 और 3 31 हो गया, गुणे में 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 12 एकम 12 और 2 14 हो गया, 12 एकम 12 दूनी 24, 12 एकम 12 2 14, क्या बात, 12 3 36 1 37 हो गया, तो गया आंसर। मैंने ये यूनिट डिजिट देख लिया, इधर देखा ही नहीं कि 4 इधर भी है। अगला सवाल, एक षटभुज के किन्हीं 3 शीर्षों का चयन करके कितने भिन्न त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब एक षटभुज के किन्हीं 3 शीर्षों, कोई भी 3 शीर्ष हो सकते हैं, यानी कि 6 षटभुज है, जैसे एक ये बना हुआ, इसमें कितने शीर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6 शीर्ष हैं, टोटल 6 शीर्ष हैं। हमें एक ट्रायंगल बनाने के लिए मिनिमम 3 शीर्ष चाहिए ही चाहिए, तभी हमारे पास ये बन पाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे 6 गुणे में 5 गुणे में 4, 3 गुणे में 2 गुणे में 1, यानी कि 5 चौको 20, ये आंसर आ जाए। ये ओपन करना तो आता है ना, जैसे बेस देखते हैं 6 3 है तो 6 को हम 3 बार खोल देंगे, ओपन कर देंगे, भाई यहाँ पर हमने 3 को ओपन कर दिया, बस खत्म। अगला सवाल, एक शंकु की ऊंचाई इतनी, इसे आधार से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक समतल से काटा गया है, शंकु के आयतन का कितना % भाग कटे हुए भाग के ऊपर है। यानी कि ये शंकु है, ये यहां से काटा गया है, अब इस भाग का पूछा है और परसेंटेज में पूछा है। तो सबसे पहले हम किसी एक चीज पर काम कर लेते हैं, एक चीज के लिए हमें हाइट तो दी गई है तो हाइट पर ही करेंगे भाई। ये 30 हो गया, कह रहा आधार से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, ये यहां से यहां पर 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटा गया, तो ये हाइट कितनी बची 20 सेंटीमीटर। अब जैसे सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, नॉर्मल सिमिलरिटी हम एरिया में लगाते हैं तो स्क्वायर और क्यूब वाला रहता है, ये हमें अरे स्क्वायर और नॉर्मल रहता है। जैसे अगर सिमिलर ट्रायंगल है कोई, तो एरिया का स्क्वायर साइड 1 अपॉन साइड 2 के होल स्क्वायर चलता है। यहाँ पर वॉल्यूम की बात है, तो पहले साइड में रेशियो देखेंगे तो 20 और 30, यानी कि ये 2 3 हो गया, तो वॉल्यूम में रेशियो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 तियां 27, यानी कि ऊपर वाले भाग का, इतने वाले भाग का वॉल्यूम कितना है 8 है, और पूरे का वॉल्यूम कितना है 27 है। तो और यही हमसे पूछा था, जो 8 भाग ऊपर वाला भाग है वो पूरे का कितना है, 27 से हमें 800 में भाग करना है, तो 27 दूनी 54, 10 से 4 गया तो 6 हो गया, 7 से 5 गया तो उतारा लिया 0 का, यानी कि 2 ऑप्शन कैंसिल आउट। अब 9 सबसे बड़ा लिखा है, 9 दूनी 18 भाग जा सकता है, ये तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, 9 सत्ते 63, ऐसे लगा 6, 9 दूनी 18 6 24, भाग चला गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल, यदि एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप इतना है तो उसके विकर्णों की संख्या का उसकी भुजाओं की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो विकर्णों की संख्या अगर निकालते हैं तो n n माइनस का 3 में 2, ये फार्मूला होता है, भुजाओं की संख्या n होती है, यानी कि कुल मिलाकर हमें n माइनस का 3 और ये रेशियो में 2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 7 एकम 7 7 3 10, हाथ से लगा 1, 7 पंजे 35, 1 36, 360 बटे में 7। आपको पता है भुजाएं अगर निकालनी 360 बटे में एक्सटीरियर एंगल, और उसी का मान ये दिया गया था, यानी कि 360 360 7 ऊपर चला गया तो कितना आ जाएगा 7 आ गया एन का मान। तो यहाँ पर 7 माइनस का 3, इधर था 2, 7 से 3 गया तो 4 हो गया, यानी कि 2 रेशियो में 1 आंसर। अगला सवाल,
चीनी की कीमत में 20% कमी से एक व्यक्ति 200 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या है? देखो, 20% कमी होने से 5 किलोग्राम ज्यादा है। अगर 100% फ्री हो जाती तो 25 kg ज्यादा है बस। प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या है? देखो, 25 किलोग्राम अभी ज्यादा मिल रही है, मतलब अभी टोटल पहले 5 किलोग्राम कम मिल रही होगी, यानी कि 25 माइनस का 5 यानी कि 20 kg। और 200 में 20 का भाग कर दो, यानी कि ओरिजिनल जो प्राइस है वो 10 रुपए। अभी का पूछ लेता तो डायरेक्ट हम 200 में भाग कर देते 25 का, तो ये अभी का आ जाता है। अब ये बात समझ में आ गई ना? जैसे अगर मान लो 5 रुपए में 3 टॉफियां मिल रही, अगर कुछ प्राइस कम हुआ तो हमने कह दिया ये 4 में 3 मिलने लगी। और ये कुछ परसेंटेज में बना होगा, हम कह देते 100% फ्री हो गई, तो आपको रुपए नहीं देने पड़ते, चीजें तो इतनी ही मिलती। तो वही चीज है कि 100% फ्री हो जाता तो हमें रुपए एग्जैक्ट नहीं देने पड़ते, चीजें हमें इतनी ही मिलने हैं। यानी कि जो प्राइस हो गया, अगर 200 रुपए में देखते तो हमें 25 kg मिल रही थी और फ्री हो गई, तो 25 kg अभी भी मिल रही, बस 200 नहीं देने पड़ रहे। तो इसीलिए अगर प्राइस देखते तो प्रेजेंट का ये है, पहले 5 kg कम मिल रहा था तो उसका प्राइस ये आ गया। अगला सवाल, एक घनाओं के आकार के भंडारण पात्र का आधार वर्गाकार है, जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर है? सबसे पहले देखो, घनाकार चीज है, ये रहा हमारे पास घनाकार। कमरे में बैठे हो ना, उसी के बारे में सोचना है। कैसे सोचना है? अगर हम उस कमरे के बारे में देखें, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? चारों दीवारें, बस एक एक हमारे सामने रही होगी, 4 दीवारें होती लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में उसकी सीलिंग और उसका फ्लोर और ऐड हो जाता है, यानी कि छत और फ्लोर को यानी कि जमीन बोल देते हैं। यही तो एक्स्ट्रा आया है भाई, चारों दीवारों को हटा दें तो हमारे पास जो सीलिंग है और जो फ्लोर है वही एक्स्ट्रा बच रहा है। और जो हमारे पास फ्लोर है वो है कैसा? वर्गाकार है, यानी कि उसकी साइडें इक्वल है। तो जो छत है वो बिल्कुल जैसा भाई फ्लोर है वैसी सीलिंग होगी। तो यानी कि ये दोनों किसकी तरह? स्क्वायर की तरह काम कर रहे होंगे, यानी कि 7 × 7 प्लस का 7 × 7 यानी कि 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही डिफरेंस में आ रहा होगा। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार के समांतर दो तलों द्वारा समत्रिभाजित 3 समान भागों में की गई है, तीनों आयतनों का अनुपात क्या है? सबसे पहले तो यहां से इसको देखते हैं, ये हो गया शंकु। अब 3 समान भागों में, इसका मतलब ये है तीनों की हाइट बराबर होगी। ये यहां से लेकर यहां तक एक हाइट होगी, इसकी यहां से लेकर यहां तक एक हाइट होगी, इसकी यहां से लेकर एक हाइट होगी। कहने का मतलब ये है, अगर हम हाइट का रेशियो देखें H1, H2 और H3, यानी कि ये हो गई H1, ये हो गई H2 और ये हो गई H3। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम का रेशियो बनाना चाहें तो ये क्यूब करना पड़ेगा, ये 8 हो गया, ये 27 हो गया। अब कह रहा तीनों आयतनों ऊपर से नीचे का अनुपात क्या है? तो देखो, हम अगर आयतन को यहाँ पर डिनोट करना चाहें तो इस भाग का आयतन 1 हो गया, इस भाग का आयतन 8 हो गया, इस पूरे भाग का आयतन 27 हो गया। ये लिखा हुआ हमारे पास क्या? वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, पहले वाले भाग इसको हम कर देते हैं V1, इसको हम कर देते हैं V2, इसको कर देते हैं V3। तो B1 तो हमारे पास 1 है, B2 हमारे पास क्या होगा? 8 में से 1 घटाना पड़ेगा। B3 हमारे पास क्या होगा? पूरे 27 में से ऊपर वाले 2 भाग माइनस कर देंगे, यानी कि ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये हमारे पास 19 हो गया। ये क्वेश्चन आपका CGL प्री, CHSL प्री और आपका CPO में भी आ गया, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज एक वृत्त के अंदर अंकित है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब बताओ, इससे आसान कुछ हो सकता है? ये देखो, एक वृत्त है, उसमें समषटभुज 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। इसमें यहाँ से पूछा है, अब इसकी भुजा ये क्या है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाला सम, यानी कि इसको अगर हम मिलाते हैं, यहाँ से इसको मिला दिया, ये तो हमारे पास 6 है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब एक चीज बताओ, क्या बताना है? कि ये हमारे पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? समषटभुज, यानी कि इसको हम एक सेंटर पे अगर मिला दें तो ये क्या बनता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो इसकी रेडियस भी क्या होगी हमारे पास?
6 सेंटीमीटर होगी। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो देखो, अगर हम सभी एंगलों का सम लिखें, ये होगा एक एंगल कितना होगा, इतना, यानी कि 6 माइनस का 2 इंटू में 180। रेगुलर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 6 बनेंगे, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, बटे में 6 हो गया, 6 से 2 गया तो 4, 6 तियां 18 हो गया और 120 हो गया। यानी कि प्रत्येक, यानी कि ये एंगल 120 है, ये एंगल 120 है, और ये बराबर होंगे तो दोनों, ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो गया। इसका मतलब ये सारी रेडियस रेडियस, तो यहाँ पर आंसर 6 हो जाएगा। अगला सवाल, ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए ने 15 दिन काम किया और छोड़ दिया, बी ने शेष काम को 42 दिनों में पूरा किया। अकेले बी द्वारा काम कितने दिनों में पूरा पूरा कर सकता है? तो सवाल ये कह रहा है कि ए ने 15 दिन काम किया, बी ने शेष काम 42 दिनों में निपटा दिया। अब मान लो ये 15 दिन ए के ही साथ काम कर लेता, बी का जो 15 दिन यहाँ कर रहा है वो हम बी को इधर मिला दे रहे 15 दिन, तो ए प्लस बी ये 15 दिन काम करते, फिर बी बचा हुआ काम कितने दिन में करता, 12 से 5 गया तो 7 हो गया, यानी कि 27 दिन में करता। तो ये एक चीज बताओ, 20 दिनों में ए बी कितना काम कर रहे थे, यहां से देखो 100% काम कर रहे थे, 15 दिनों में कितना करेंगे, 75% काम करेंगे। यानी कि यहां पर इन दोनों ने मिलकर 75% काम कर लिया, तो बचा कितना काम, टोटल 100%, 25%। यानी कि 25% काम बी कर रहा है 27 दिन में, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 27 चौकू 108 दिन। आंसर। अगला सवाल, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को एक फलक के अनुदिश जोड़कर एक आयताकार समांतर चतुर्भुज बनाया गया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, एक घन ये था, एक घन ये था, ठीक है। यहाँ पर अगर इस घन का एरिया देखते तो 6a², इस घन का एरिया भी 6a², यानी कि दोनों का कितना हो जाता है 12a²। लेकिन कह रहा था एक फलक के अंदर जोड़ दिया, यानी कि ये वाला फलक, ये वाला फलक, ये दोनों तो गायब हो गए, एक फलक का एरिया a², इसका भी a², यानी कि ये 2a² गायब हो गया है जब उसको हमने दोनों सटा दिए। तो 10a² बचा, यानी कि 10 गुणे में 36, यानी कि 360 आ जाएगा आंसर। भाई जो घर है ना पड़ोसी के थोड़े थोड़े दूर होंगे, उनको चिपका दो, समझ रहे हो ना, बस काम हो जाएगा। अगला सवाल, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, अगर लागत कीमत और बिक्री कीमत में क्रमशः 50 रुपए और 30 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो लाभ परसेंट 10% हो जाता है। मूल लागत कीमत क्या है? सबसे पहले तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 की चीज 6 में बेची जा रही, ये सीपी है, ये एसपी। अब यहाँ पर प्राइस अलग अलग है, यानी कि जैसे 50-50 की ही वृद्धि होती तब तो एक छोटा सा बन जाता, लेकिन यहाँ पर कह रहा था लागत कीमत में 50 की और सेलिंग प्राइस में इतने की वृद्धि हो जाती। वृद्धि होने के बाद 10% का लाभ हो जाता है, यानी कि इतने पे बेच रहे हैं तो 10 का लाभ, यानी कि इतना बढ़ाकर बेचना पड़ेगा। 6x प्लस का 30 हो गया। अब इसको आप चाहो तो जैसा शॉर्टकट बनाना हो वैसा बना सकते हो। तो 55x प्लस का 11 पंजे 55, 550, 60x प्लस का 300 हो गया। तो ये आ जाएगा इस साइड, यानी कि ये हो गया 5x, इधर आ जाएगा 0.52, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। हमें चाहिए क्या, मूल लागत। मूल लागत क्या मानी तुमने, 5x, यानी कि 5 गुणे में 50, यानी कि 250। आंसर। तो ये थे हमारे पास 40 प्लस बेस्ट क्वेश्चन। आपने सारे क्वेश्चन देखने से क्या ऑब्जर्व किया कि भैया मेंसुरेशन थोड़ा कमांड करनी पड़ेगी, उसके अलावा प्रिज्म एंड पिरामिड, ये दो टॉपिक पे बहुत ज़्यादा हिट किया जा रहा है। ये चीज़ समझ गए होगे, आशा है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बढ़ाएगा, लेकिन वो नॉर्मल है, वो आप अगर CGL और CHSL अगर देख चुके हो, स्पेशली इस सीरीज को अगर ये 46 वाली सेट देख चुके हो ना, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। CHSL ना देखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सीरीज में ऑलमोस्ट सब कवर है। अब अभी आप सीपीओ के जो कोई भी भाई 46 सेट देख चुका है, आप सीपीओ का देख के बताना, सब कुछ उसमें करवाया हुआ है। तो टेंशन फ्री होकर इस पर थोड़ा रिलाई कीजिएगा, ठीक है। बाकी आराम से वीडियो वगैरह देख के बताइएगा कैसा लगा सोल्यूशन। अच्छा लगा हो तो डन जरूर लिख देना, और कुछ और लिखना हो तो लिख देना, सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये 46 की अगर आपको सोल्यूशन पीडीएफ चाहिए, वो भी टेलीग्राम पर फ्री है, तो वो मिल जाएगी। प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, ऐसा होगा जैसे क्वेश्चन होंगे उसमें इनफ स्पेस होगा, आप अपने हैंड रिटन सोल्यूशन लिख सकते हैं, तो उसको मिल जाएगा। ये पूरे पूरे सेट आपको 45 रुपीज़ में मिल जाएंगे, तो ये अवेल कर लेना। 9919293977 पर आप मैसेज करके QR कोड मांग सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।